तो फर्स्ट टाइम यूपीएससी जब मैंने दिया तो आई कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स, मतलब मैं कट ऑफ के काफ़ी नीचे था क्योंकि ना ही मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे ना सेल्फ स्टडी की थी। कोई ऐसा इंस्पिरेशन जिसको देख के मुझे आगे बढ़ना है? उसमें भी जम्मू कश्मीर के कुछ लोग हुए, तो स्पेसिफिकली मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद शाह फैसल सर अराउंड 8 PM इन द इवनिंग। तो रिजल्ट आ गया तो मैंने चेक किया तो इट वाज माय नेम वाज नॉट देयर। तो आई डिडंट रिएक्टेड क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत रिलेटिव्स थे, तो मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया उस वक्त। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ गर्ल फॉर योरसेल्फ, या आप पेरेंट्स की हेल्प इसमें लोगे? क्या कैसे चलेगा? नॉट इंटरेस्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय वैस। मैं आपका होस्ट वैस अली भट्ट। मैं आज बहुत ही ख़ास एक ऐसे ऑफिसर को, एक ऐसे गेस्ट को लाया हूँ आपके लिए जो ख़ास हमारे लिए बहुत अलग अलग रीज़न से है। एक रीज़न, हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जो हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा है, पुंछ एंड राजौरी है। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम राजौरी। सेकंड रीज़न ये है कि इन्होंने स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया था 2019 में। एंड थर्ड रीज़न है ही इज़ क्वालिफाइड यूपीएससी विद रैंक 810 दिस ईयर। और ऐसी जगह से, फार फ्लंग एरिया, ये दिल्ली से दूर, जम्मू से दूर, मेरा ख्याल है 300-350 किलोमीटर दूर जम्मू से भी ये जगह है जहाँ इन्होंने अपनी तैयारी किया है। बेशक इन्होंने अपना कुछ पार्ट तैयारी का दिल्ली में किया हुआ, कुछ पार्ट इन्होंने जम्मू में किया है, एंड कुछ पार्ट इनके प्रिपरेशन का ड्यूरिंग जो है इनकी जॉब जो एज स्टेट ऑफिसर ये रहे हैं पुंछ में। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनका नाम विशाल है। और विशाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। और थैंक यू सो मच क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें ऐसी करने वाले हैं जो, क्योंकि आप पुंछ में रहे हैं, स्टेट क्वालिफाई किया है, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया है, यूपीएससी क्वालिफाई किया है, और आपका जद्दोजहद पूरी जो जर्नी रही है वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. First of all, thanks to Chanakya IAS Jammu. Also, this is my one of the favorite formats where we can have some candid conversations with each other. And thank you for the generous introduction also. आपने मेरी रूट्स का नाम लिया, बहुत अच्छा लगता है। Obviously, आप कहीं भी पहुंच जाओ लाइफ में, when you listen राजौरी और पुंछ, for me personally, it is very emotional kind of thing. मैं वहीं से हूँ, एंड वी सी हाउ लाइफ वेंट देयर। अब पूरा इंडिया ही जानता है कि राजौरी पुंछ में क्या चल रहा है। तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं बिफोर डाइविंग इनटू योर प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन, आपका जर्नी, अप्स एंड डाउन्स, हम सारी चीज़ों के एक करके बात करेंगे। बट मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका कितना पार्ट आपके लाइफ का राजौरी में आपने बिताया है, और अपनी पढ़ाई का कौन सा पार्ट आपने राजौरी में किया है? इसमें सर मैं आप समझ लीजिए कि मेजोरिटी पार्ट जो है इट वाज इन राजौरी, बिकॉज मेरी स्कूलिंग हुई है हैप्पी होम हायर सेकेंडरी स्कूल, वो मेरे घर के पास ही है, जवाहर नगर में, राजौरी मेन में ही है। उसके बाद मैंने 11th-12th जो की है वो अलग स्कूल से की है, इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल से। फिर मैंने 1 साल कॉलेज ज्वाइन किया, एंड देन आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। मुझे नहीं अच्छा लगा वहाँ पे, तो आई थॉट ऑफ स्विचिंग द फील्ड। तो उसके बाद मैंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। इट इज़ अराउंड 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन टाउन, वेरी सैनिक, वेरी गुड यूनिवर्सिटी। तो जो मेजॉरिटी पार्ट था मेरी पढ़ाई का वो तो राजौरी में हुआ। उसके बाद मैं 3 साल दिल्ली में रहा फॉर कोचिंग पर्पसेस। सिविल सर्विसेज का जब मैंने शुरू किया है प्रिपरेशन, और जब मैंने मतलब सोचा कि अब मुझे फील्ड जो है चेंज करना है फ्रॉम इंजीनियरिंग टू द सर्विस ऑफ सोसाइटी, आई थॉट कि चलो अब मुझे थोड़ा एक्सपोजर की ज़रूरत है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट आउट ऑफ राजौरी फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो 2016 अगस्त में आई वेंट टू दिल्ली फॉर 3 straight years, मैं वहीं पे था। तो इन 2019 आई वाज फॉर्चुनेट इनफ to qualify Jammu and Kashmir Administrative Services, and finally this year on my birthday on 22 April I was fortunate again enough to qualify hear such a UPSC. good news that I qualified UPSC. Many congratulations. You have made us all proud. State services, then civil services.
मैं समझता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में अपनी ऑडियंस को ये बताया कि आप राजौरी में ऐसी जगह, राजौरी एक ऐसी जगह है जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एलओसी पे के बॉर्डर पे है, जहाँ रिसेंटली हाल ही में इतनी सारी जो है शेलिंग भी हुई है, इतना सारा नुकसान हुआ है माली जानी हर तरीके से। तो वहाँ चैलेंजेस तो बहुत है, लिविंग कंडीशन उस एक्चुअली उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप उस पढ़ाई की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। उस जगह पे आपका ग्रेजुएशन करना, स्कूल करना, ग्रेजुएशन करना और वहाँ से फिर दिल्ली तक का सफ़र, मतलब कैसे आया ये दिमाग में? कौन लोग थे जो आपको सजेशन देते रहे, किन से आप सलाह मशवरा करते रहे, तो और फिर आपने बैग पैक करके दिल्ली का सफ़र लिया? इसमें ओबियसली मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पहले मतलब जब मैं स्कूल में था तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ फाइटर पायलट। ठीक है, मुझे आई वॉज इनटू दिस सर्विस के मुझे फैसिनेट करता था। जब वो, क्योंकि राजौरी ऐसा टाउन है, वहाँ पे हेलीपैड भी था, तो व्हेन आई सी कई बारी फाइटर जेट्स भी देखता था और मूवीज़ भी देखता था, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि यार वन डे आई विल ऑल्सो फ्लाई लाइक दिस। बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से और मे बी शायद मेरे अपने इंटरेस्ट चेंज हो गए बिकॉज ऑफ सम एक्सपोजर। मैंने कुछ सिविल सर्वेंट्स को देखा, कुछ सोशल सर्वेंट्स को देखा, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स को देखा, तो आई थॉट कि मे बी दैट ड्रीम इज़ नॉट फॉर मी। आई एम मोर सूटेड फॉर पब्लिक सर्विस, टू स्टे इन पीपल, टू वर्क फॉर पीपल। वो मुझे थोड़ी अपनी कॉलिंग लगी। और जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो आई वॉज वेरी एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वहाँ पे हम स्टूडेंट इलेक्शंस भी करवा रहे हैं, सिम्पोजियम्स भी करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो उससे मुझे एक थोड़ा ना पब्लिक ओरिएंटेशन बड़ी ज़्यादा हो गई। मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई ऐसी जॉब हो जिससे मैं पब्लिक के बीच रहूँ और पब्लिक सर्विस कर पाऊँ और इंटरेक्शन मेरी कंटिन्यू रहे पब्लिक के साथ। तो व्हाट इज़ सच काइंड ऑफ जॉब। तो ये 12th के बाद मुझे थोड़ा ऐसे मेरे मार्क्स भी कम आए, मतलब 10th में आई गॉट डिस्टिंक्शन एंड सडनली माय मार्क्स वेंट डाउन। तो उस वक्त से मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। तो फिर ड्यू टू द गाइडेंस ऑफ सम टीचर्स, मतलब उनके वजह से, उनको खुद का बहुत एक्सपोजर था, उनके फ्रेंड्स कुछ केस, वो खुद भी केएस वगैरह का एग्ज़ाम देते थे। तो वन डे वन ऑफ माई टीचर्स टोल्ड मी, अरविंद नाम है उनका, अरविंद शर्मा, तो ही टोल्ड मी कि यार आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपका JKCT नहीं निकल रहा है, ऐसे इस चीज़ का कुछ नहीं है। यू गो फॉर बिगर थिंग्स, इससे भी बड़ी अचीवमेंट्स हैं लाइफ में, तो यू गो फॉर दोज थिंग्स। तो मैंने उनको पूछा, थोड़ा इंक्वायर किया, तो ही गेव मी सम मैगजीन्स कि ये पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण। फिर हम वहाँ से सिविल सर्वेंट्स के इंटरव्यूज़ पढ़ने लगे, फिर वो UPSC क्वालिफायर्स के इंटरव्यू पढ़ने लगे। फिर ऐसे ऐसे करते थोड़ा दिल में भी और ऐसे जुनून जागा कि चलो, बट तब तक हमें कोई गाइडिंग लाइट नहीं था, मतलब सच कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जो एक्चुअली उसको क्वालिफाई कर सके। फिर उसके बाद कुछ रिज़ल्ट जो UPSC का है उसमें JNK के लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, तो दैट ओपनड अ हॉराइजन फॉर अस, दैट ओपनड अ स्मॉल विंडो ऑफ होप फॉर अस कि अगर जम्मू कश्मीर के इतने रिमोट एरिया के लोग भी कर सकते हैं तो वी शुड आल्सो गिव इट अ शॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स। तो वहीं से एक माइंड बन गया कि लेट्स गो इनटू दिस फील्ड। तो एक्चुअल वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इस बीच में जब आपने ये स्टार्ट किया है तब आपने पढ़ना शुरू किया, जाहिर है आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, सुने होंगे, तो कोई ऐसा एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि इंस्पिरेशन बनी कि हाँ ये इंसान ने क्वालिफाई किया है, इन सिचुएशंस में किया है, ही इज़ एन इंस्पिरेशन जिसको देख के मुझे आगे बढ़ना है? वैसे तो हम जब शुरू से पढ़ते थे तो मैगजीन्स में बहुत सारे इंटरव्यू आते थे, बट दे वर फ्रॉम अदर स्टेट्स, दोज कैंडिडेट्स आर फ्रॉम अदर स्टेट्स, तो उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते थे। फिर जब 16 में रिज़ल्ट आया या 14 में भी पीछे भी आया, उसमें भी जम्मू कश्मीर के कुछ लोग हुए, तो स्पेसिफिकली मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद शाह फैसल सर। शाह फैसल सर 2009-10 बैच का तो एक रेवोल्यूशन सा आ गया था। हाँ, तो एक जम्मू कश्मीर का एक नाम बन गया था। तो टॉपिंग द एग्जाम वाज अ डिफरेंट थिंग, मतलब क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ थी। बिल्कुल, मे बी उससे पहले भी लोग बहुत क्वालिफाई करते थे, बट हमें पता किसी का नहीं चलता था। बट टॉपिंग एग्ज़ाम आफ्टर फेसिंग सो मच थिंग्स, इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। उसकी वजह से उनका जो हाउस होल्ड नाम बन गया ना, वहाँ पे हमें पहला एक आइडिया हुआ कि सिविल सर्विसेज भी कोई चीज़ होती है। बट प्रैक्टिकल टर्म्स में अभी हम नहीं उतरे थे कि नहीं अब हम करेंगे ही करेंगे। दैट वाज अ थिंग।
फिर उसके बाद हम कुछ रिसर्चेस वगैरह करते गए आस्ता आस्ता हमें थोड़ा समझ आया कि हाउ टू अप्रोच दिस एग्ज़ाम। फिर फाइनली जब मैं पास आउट हो रहा था या 2015 की बात है जब अथर आमिर सर ने सेकंड रैंक लाया, तो दैट बिकेम दीज टू पीपल बिकेम बिग इंस्पिरेशन फॉर मी as far as civil services conduct. Otherwise we have a lot of inspiration, like I have a lot of inspirations other people also, but these two people inspired me a lot during initial phases of me, and in fact to some extent tilting my career towards civil services they have played a major role. And there are so many people like Basirul Haq sir, they qualified. With every success I got a fillip of energy, right. So this was the thing. बशीर सर जो है वो भी रजौरी थाना मंडी से थाना मंडी से है। अगेन वेरी स्मॉल प्लेस देयर इन पुंछ रजौरी सेक्टर ओनली। और क्योंकि आपके बेल्ट से इस पुंछ और रजौरी के बेल्ट से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे जैसे बशीर सर हैं, शाहिद सर है, शाहिद इकबाल चौधरी सर है, यासीन चौधरी सर है, इजाज़ असद सर है, एक वो बन गया है कि वहाँ से उस बेल्ट से हमें हर साल एक दो अब कोई ना कोई ऑफिसर्स देखने को मिलते ही मिलते हैं, एंड विच इज़ मेकिंग अस ऑल वेरी प्राउड, क्योंकि जो पीर पंचाल साइड से इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है और वो पूरे देश में हमारा नाम रोशन कर रहा है, नथिंग बेटर देन दैट। क्योंकि अब जर्नी आपकी वहाँ से शुरू हुई है, फिर आप दिल्ली चले गए, ज़ाहिर है कि आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करके फिर दिल्ली गए होंगे। तो जब आप रजौरी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का डिफरेंट माहौल में रहे हो आप, और दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में रहना, वाज इट ईजी, वाज इट डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद द एंटायर एनवायरनमेंट? क्योंकि पढ़ाई करनी है आपको, पहले एनवायरनमेंट से एक छोटी सी जंग होती है, खाना पीना, रहना, बीमार ना होना, ये सारी चीज़ें तो क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट था वहाँ। तो कैसे मैनेज किया वो? इसमें मैं 2016 की बात है, इट वाज आई पास्ड आउट इन जुलाई 2016 फ्रॉम बाबा गुलाम शहबाज यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने डिसाइड तो कर लिया कि चलो लेट्स गो टू दिल्ली। तो वहाँ गए तो ऑब्वियसली एक पहाड़ी आदमी के लिए, पहाड़ी एस्पिरेंट के लिए ऐसी क्लीन और रिलेटिवली कोल्ड एटमॉस्फेयर से जाके एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना जो पोल्स अपार्ट है, जो इक्वली अपोजिट है, जहाँ पे मतलब आपको हर चीज़ में चैलेंजिंग ही है वो, मतलब चाहे पोल्यूशन हो, एयर क्वालिटी हो, चाहे फूड क्वालिटी हो, चाहे साउंड पोल्यूशन के लेवल्स हों, जो कि हमारे यहाँ पे हमें इतनी आदत नहीं है, बट देयर द लाइफ इज़ वेरी फास्ट एंड इट इज़ वेरी क्राउडेड सिटी इन राइट। सो ये बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, बट पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे, मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इन द लॉन्ग रन। इनिशियली आई हैव सफ़र्ड फ्यू हेल्थ इश्यूज़, मुझे थोड़ा नेज़ल पॉलिप्स हो गए थे, तो मुझे नेज़ल एलर्जी थी, तो मेरा नाक जो है ब्लॉक हो जाता, दोनों नॉस्ट्रिल्स जो ब्लॉक हो जाते थे ड्यू टू पोल्यूशन। तो फिर आई टुक सम मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, बट उसके बाद मैंने इन चीज़ों को माइंड करना छोड़ दिया। मतलब आई मेड अ माइंड के अगर यही चीज़ें देखेंगे तो फिर शायद ना ही हो पाए। तो इतने दूर अगर हम आए हैं तो लेट्स यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी एंड यूज़ दिस एक्सपोजर टू आवर एंड, टू आवर साइड, सो दैट वी कैन अचीव बिग इन लाइफ। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल, बट नाउ these days this barrier is completely shattered because we have institutions in Jammu, we have online coachings. Those who don't want to come out of their house, even they can have same level of coaching as who is sitting in Delhi or maybe Bangalore or maybe Pune. So I think challenging था, but we should not mind these things when we are जो रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं, तो जितनी भी पेन आपको वहाँ लेने पड़ी होगी वो सारा जो है कंपनसेट हो गया। बट आप जैसे आपने अपनी अर्ली लाइफ बिताई है यहाँ, अर्ली लाइफ में एज एन ग्रेजुएशन आपने की है, इस ग्रेजुएशन पार्ट में इंसान बहुत अलग अलग डिलेमा में होता है उत्तराई शुल्क के ऊपर, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज में जाना कोई आसान काम है नहीं, इसके बारे में सोचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जब आपने अर्ली एज में इसका डिसाइड किया था, तो ऐसा कोई डिलेमा नहीं रहा कि यार नहीं हुआ तो क्या हुआ? जैसे बच्चा आज भी सोचता नहीं होगा तो क्या होगा, और आधे बच्चे तो रह ही जाते, फिर करते ही नहीं है। तो उसको ओवरकम कैसे किया था? अब इसमें मेरा गॉडफादर कोई नहीं था जो सिविल सर्विसेज थी, मेरी फैमिली में कोई इस फील्ड में नहीं है, दो दे आर ऑल वर्किंग, दे आर वेरी प्रिविलेज्ड, बट कोई ऐसा नहीं है कि
जो सिविल सर्विसेज या गेजेटेड ऑफिसर हो स्टेट में या सेंटर में, किसी सर्विसेज में नहीं है। तो ऑब्वियसली सेल्फ डाउट वाज देयर टिल दिस रिजल्ट, कि आज तक किसी ने नहीं किया तो मैं कैसे कर लूँगा। बट देन एज आई वाज इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, तो मैंने उनको बताया कि डिलुलु इज़ द सलूलु, डिल्यूजन में रहोगे, डिल्यूजन इज़ द सोल्यूशन। इसको थोड़ा एक्सप्लेन और करो आप ऑडियंस के लिए। राइट। इस पे एक्चुअली ये जो आजकल के जन जी का ये लिंगो है कि डिल्यूलु इज़ द सलूलु। तो ये बोलते हैं कि डिल्यूजन में रहो, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तब तक अपने आप को वैसा ही सोचो कि मैं एक्चुअली हूँ, और हो जाएगा। विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड आप ये सोचो कि हो, इसी डिल्यूजन में रहो कि एक ना एक दिन हो जाएगा, गिवन यू आर पुटिंग सिंसियर एफर्ट्स। तो जब तक आप नहीं हो जाते, ऑब्वियसली इट इज़ अ टफ थिंग, एवरी डे यू फील लाइक कि नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि आपके गॉडफादर नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, और आप मतलब मेंटली आप एग्जॉस्टिंग फेज में होते हो। विद एवरी रिवीजन, एवरी ईयर, एवरी फेलियर, यू आर इन अ मेंटली एग्जॉस्टिंग फेज, और कोई समझ नहीं पाता है मतलब आपके अलावा, या कोई इस प्रिपरेशन में जो है उसके अलावा कोई समझ नहीं पाता कि व्हाट यू आर सफरिंग और व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो फिर मेरा वही मंत्र था कि डिल्यूलु इज़ द सलूलु। तो मैंने ऐसे ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर वाज नो प्लान बी इन माय लाइफ, मतलब इन अदर टर्म्स ऑल्सो, इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो, बट नाउ आई सजेस्ट दैट देयर शुड बी प्लान बी, क्योंकि चीज़ें आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे स्टेट सर्विसेज में सीट मिल गई थी, बट देर आर पीपल आई हैव सीन दैम कि जिनको नहीं मिली, एंड स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर इन अ वेरी low phase in their lives. So I always suggest that there should be a plan B, given the level of competition. Even in state, in UT services, there is high competition. People are very aware, they are very resourced. आजकल खासकर जब से इंटरनेट का ज़माना है, मेरे ज़माने में इंटरनेट कम यूज़ होता था, it was a 20% part of preparation. Today it is 80% part of preparation. So there is a C gap. तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि you should have a plan B. इन केस अगर आपका 2 या 3 या 4 साल में नहीं होता, देन यू शुड टेक अ जॉब एंड कंटिन्यू। तो मुझे जैसे जॉब मिल गई तो वो एक किस्म से मेरा प्लान बी ही बन गया। JKPSC जब हो गया तो वो इट वाज लाइक अ प्लान बी। तो इसलिए मैं परस्यू कर पाया इस साल तक, 2017 से लेके 24 तक मैं इसीलिए परस्यू कर पाया क्योंकि देयर वाज अ प्लान, और मुझे फाइनेंसिस की सोचने का कोई मुझे इशू नहीं था कि मुझे अगर पैसे नहीं होंगे, मुझे घर वालों से मांगने हैं, या पॉकेट मनी कहाँ से आएगी, या शुड आई वर्क इन अ प्राइवेट फर्म और समथिंग, वो वाला पार्ट मेरी लाइफ में फॉर्चुनेटली नहीं था। तो ऑब्वियसली जॉब के प्रेशर्स थे, बट देन इट कम्स विद अ प्राइस। तो जो 2016-17 में आपने तैयारी शुरू की थी, 16-17 में आपने तैयारी की, 18-19 में फिर आपको स्टेट सर्विसेज मिला। और जो 2-2.5 साल आपके लाइफ के थे, तो उन 2-2.5 साल में नहीं लगा कि यार मतलब अगर ये तो बड़ा डाइसी सा हो रहा है, साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, जबकि पहले अटेम्प्ट में ऐसा लगता है कि इंसान को पहले ही फोड़ देंगे हम, तो क्या चीज़ ही क्या है। और जब पहले अटेम्प्ट में नहीं होता तो इंसान डिसहार्टेंड हो जाता है, यार ये क्या कर दिया मैंने, किधर आ गया। तो ऐसा कोई ख्याल आया बीच में उस टाइम? उस समय सर, एज फार एज इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो उस वक्त मैं 2 एग्ज़ाम तो दे रहा था, KSB और UPSC भी। तो फर्स्ट टाइम UPSC जब मैंने दिया तो आई कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स, मतलब मैं कट ऑफ के काफ़ी नीचे था, क्योंकि ना ही मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे, ना सेल्फ स्टडी की थी, ना कुछ था। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरा इस साल नहीं होगा, बट साइमल्टेनियसली मैं KS का प्री हो चुका था मेरा। तो आई वॉज सो मैस्ड अप इन दीज थिंग्स, प्रिपरेशन, मेकिंग नोट्स और ये सब चीज़ें, कि मुझे उस वक्त अनसर्टेनिटी की फीलिंग नहीं आई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे उस वक्त नहीं लगा कि मेरा अगर नहीं होगा तो कैसा होगा। तो फॉर्चुनेटली वो 3 साल मेरे उसी चीज़ में चले गए कि मेंस के रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने में, ऑप्शनल तैयार करने में, और ओवरऑल तैयार करने के उसी में चले गए। फिर कुछ पार्ट मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए चला गया, क्योंकि 2018 में फिर मेरा UPSC भी हो गया साइमल्टेनियस। 16 और 18 की बात करो, इसमें मेरा फिर UPSC का भी हो गया। 18 में आप इंटरव्यू तक चले गए थे? हाँ, जिसका इंटरव्यू 19 में दिया था। तो अब ये पूरा साल बड़ा इवेंटफुल था। पिछले 2 साल 18-19 काफ़ी इवेंटफुल थे। तो वो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी कभी आई नहीं। इनफैक्ट आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं मतलब सेकंड अटेम्प्ट में ही मैं UPSC का इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो बस अब मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में, अब आई एम ओके। बट देन इट वाज अप्रैल एंड आई कुडंट क्वालिफाइड फाइनल, आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट ऑफ UPSC। तो इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी हार्ड। वो दिन कैसा था जिस दिन 2018-19 में
जब आप जाहिर है कि अगर आपने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का तो आप सोचते होंगे कि भाई मैं तो फाइनल लिस्ट में होऊंगा, लिस्ट छोड़ो मैं तो टॉप रैंक में होऊंगा, सबके मन में यही चलता होता है। राइट। और क्योंकि आप बहुत यंग थे ऑलरेडी, बहुत ऐसे यंग के आपको सेकंड अटेम्प्ट में लग रहा था मैं तो कर ही लूँगा। राइट। जिस दिन ही रिजल्ट आया वो सिचुएशन से डील कैसे किया, पूरा दिन कैसा डील किया उसको? मुझे लगता है वो 5 अप्रैल की डेट थी, मतलब आई एम नॉट श्योर, इट वाज 5 अप्रैल। तो मैं अपनी मदर के साथ शॉपिंग कर रहा था बाज़ार में, तो इट वाज अराउंड 8 PM इन द इवनिंग। तो रिजल्ट आ गया तो मैंने चेक किया तो इट वाज, माय नेम वाज नॉट देयर। तो आई डिडंट रिएक्टेड, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत रिलेटिव्स थे, तो मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया उस वक्त। मैं शॉप पे ही था। फिर घर आया मैं, तो आई क्राइड लाइक हेल। अच्छा। मतलब हार्ट ब्रेक हुआ था पहला एट दिस एज। तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं ये मेरी दुनिया ही सब खत्म, कुछ शैटर्ड हो हाँ। गया। तो आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, दैट ओवर कॉन्फिडेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई विल मेक इट टू द लिस्ट, दैट इज डेफिनेट, बट नाउ इट्स अबाउट रैंक। कि कौन बट सा व्हेन इट रहेगा? डिडंट हैपेंड, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो कुछ एक हफ्ता तो मतलब मैं घर से ही नहीं निकला, मतलब आई वाज सो डिवास्टेटेड। बट देन यू आर ब्लेस्ड विद गुड पीपल इन लाइफ। आई हैव मैनी पीपल इन माई लाइफ, especially 3-4 people. I will name them if you will ask. I will name them. Of course. So, like I was telling you, students, there's a 22 batch IAS officer. जो छत्तीसगढ़ के हैं। हाँ, भार्गव मिडेला जी। He inspired me a lot because he himself failed, though he failed. He's like me. In second attempt, he reached interview, and then he failed, and then he qualified after a long time. He was a continuous guiding light. He's like an elder brother. मैं भी सिर्फ उन्हीं लोगों का बोलूँगा जो सिविल सर्विसेज के रिलेटेड। अदरवाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। फॉर्चुनेटली आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ सोशल सपोर्ट। उसके बाद मेरी फ्रेंड, यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है शाइस्ता तबस्सुम, शी वाज कंटिन्यूसली विद मी। शी वाज इन दिल्ली ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो उनका भी शायद हुआ है, तो शी वाज कंटिन्यूस सपोर्ट। उसके बाद एक राज फ्रेंड है मेरे, वो मेरे साथ KS के बैचमेट ही हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी बूस्ट किया। दो ही वाज नॉट रीडिंग फॉर UPSC, बट फ्रॉम द डे वन ही वाज लाइक अ ट्रू फ्रेंड एंड चीयर लीडर, and every achievement he was there, that this guy will. And apart from that, I have 2 other friends which I should name because they are my very old friend, and though they are from business field, but they are, उनको समझ नहीं है इस एग्ज़ाम की क्यों है, बट उनको ये पता है कि ये किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दे कंटिन्यूसली सपोर्टेड मी थ्रू आउट जर्नी। वन इज यशस्वी वर्मा, ही इज़ अ बिजनेसमैन इन राजौरी, एंड अनदर इज सौरभ वर्मा। दे आर लाइक कंटिन्यूस सपोर्ट्स। तो उन्होंने मुझे अपार्ट फ्रॉम माई टीचर्स, माई ऑब्वियसली माई पेरेंट्स, द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, तो उनके अलावा मतलब दे हैव प्लेड अ, वो बेसिकली वो वैसे वाले फ्रेंड है कि भाई हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, बट जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, तुम कर लोगे। हाँ, ऐसा वाला। हाँ, तो उन्होंने वो देखना कि कितने, उनको मैं समझाता था इसमें 3 स्टेजेस होती है। हाँ। पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। वो बस पूछते थे कितने हो गए, कहाँ तक पहुँचे, ये करो। मतलब दे वर नॉट, बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि ये सब लोग मेरे पेरेंट्स के अलावा दे आर लाइक फैमिली। तो ये सब लोग, एक मेरी राखी सिस्टर भी है, मानवी वर्मा, तो दे आर ऑलवेज विद मी, कि थ्रू आउट जर्नी उनने मुझे कभी अलोन फील नहीं होने दिया। तो देन देयर कम्स लो फेज इन लाइफ। बट जितने लोगों का हमने पॉडकास्ट अभी तक किया है, मेरा ख्याल है काफ़ी सारे जो है पॉडकास्ट किए हमने, तो ये अराउंड 8-10 पीपल आर देयर इन एवरीबडीज़ लाइफ ऑलमोस्ट, कि अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लगने लगा है कि एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते ऐसे लोग आपको साथ के साथ डेवलप करते रहना पड़ेगा, जो आपको, क्योंकि फेजेस तो लो फेज आप लो चलता रहेगा इसमें, और इन लोगों का सपोर्ट सिस्टम बने रहना और आपको आगे बढ़ाने रहना, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे आपका पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट है उस जर्नी के लिए। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हो, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिन लोगों को सराउंड करते हो आप, वो बेशक इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सिविल सर्विसेज, क्या आपको सिविल सर्विसेज में कोई सफलता चाहिए इस वजह से, बट एनीथिंग गुड दैट यू वांट टू डू इन लाइफ, यू शुड सराउंडेड बाय पीपल जो आपको लाइक वाइज माइंड्स हो, जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में।
हैविंग सेड दिस, हम जैसे मैंने आपको स्कूल और कॉलेज का पूछा, प्रिपरेशन का टाइम, तो प्रिपरेशन के टाइम में अच्छा खासा लंबा सफ़र रहा है आपका 2017 से लेकर 2025 तक। अब जब पीछे मैं बात कर रहा था आपसे, आपने बोला था कि मतलब दिस वाज इट, कि अगर इस साल नहीं होता कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। तो ऐसा क्यों कि 25 में क्या एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि अगर अब नहीं तो कुछ, तब बिल्कुल भी नहीं? एक्चुअली अब लाइफ का वो स्टेज आ गया था जब मैं एक सीरियस डायलेमा में था कि वेदर आई शुड मूव ऑन और नॉट, बिकॉज अदरवाइज लाइफ में अगर आप मेरी जर्नी देखोगे तो आई गॉट सो मैनी डिवाइन क्लूज कि मैं बढ़ता गया लाइफ में आगे। ठीक है, 19 तक इट वाज वेरी स्मूथ राइड, पढ़ना तो था ही, मेहनत तो थी, बट ऐसे कोई सेल्फ डाउट वाला फेज़ नहीं आया जब मुझे लगा कि नहीं अब प्रिपरेशन छोड़ देनी है। बट क्योंकि तब से लेके अभी तक कुछ हो नहीं रहा था, मतलब जब सेकंड टाइम आप इंटरव्यू पहुंच जाते हो, यू एक्सपेक्ट कि थर्ड टाइम आप इजीली यू विल बी इन इंटरव्यू। तो अब 3-4 साल से मुझे प्री ही नहीं हो रहा है, मतलब जिस एग्ज़ाम का प्री नहीं हो रहा, तो आई वॉज ऑनेस्टली फीलिंग लाइक अ लूज़र। आई वॉज फीलिंग के जो सेकंड अटैम्प्ट में हुआ इट वॉज प्योर लक, उसमें मेरा हार्डवर्क नहीं था, इट वॉज प्योर लक, मैं चला गया वहाँ तक। तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि मतलब चलो वो लकी फेज था, निकल गया, तो अब आई शुड मूव ऑन इन लाइफ। ठीक है, अब कब तक पढ़ते रहेंगे, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब घर वाले भी सोचेंगे हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, ऑल द एनर्जी गोज़ इनटू प्रिपरेशन, हॉलीडेज गो इनटू प्रिपरेशन, हमारे साथ बात नहीं करता बैठ के, सोशल गैदरिंग्स अटेंड नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं लाइफ में। तो इट वाज पुटिंग अ कंटिन्यूस प्रेशर। और उसके अलावा एक प्रेशर था, वो मुझे था प्रोफेशनल लाइफ का, जहाँ पे मैं 100% नहीं दे पा रहा था, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, मतलब ऑनेस्ट नोट, कि जहाँ पे मैं 100% नहीं दे पा रहा था। और आई वॉज अ काइंड ऑफ गाय कि अगर मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ किसी चीज़ को तो इट विल किल मी फ्रॉम इनसाइड, चाहे वो प्रिपरेशन हो। अब ये फेज था कि प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो नॉट गिविंग मी रिजल्ट्स, नीदर आई एम हैप्पी विद माई प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। सो जो मुझे एक डायलेमा का फेज था ना, ये तो ये इससे मुझे निकलने के लिए एक कोई चाहिए था डिवाइन नच। तो एज ऑलवेज मुझे कहीं ना कहीं से वो कहीं नहीं मिला। ऊपर वाला, जब आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला साथ ही खड़ा है ऑलवेज। तो जो ये प्रिपरेशन आपका स्टेट में, जब आपका स्टेट क्वालिफाई हुआ, आपका इंटरव्यू में ड्रॉप हो गया, आप स्टेट क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जो स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई करते हुए फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ते हैं। वो एक फेज़ ऐसा आता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हो स्टेट को लेके। बट देन आप मुझे बता रहे थे कि यू टुक सर्टन डिसीजंस देयर जो मे बी यू वुड वांट, आप शायद उसमें बारे में बात नहीं करना चाहोगे, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो डिसीजंस डायरेक्टली आपके यूपीएससी प्रिपरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कभी नज नहीं हुए कि भाई जाना तो यूपीएससी में ही है मुझे, स्टेट में आप कभी कंफर्टेबल हुए ही नहीं थे, मतलब इन द सेंस कि आप क्योंकि कर सकते हो, आप में एनर्जी है, बड़े सर्विसेज के लिए एस्पायर कर सकते हो, बड़ी लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, यू ऑलवेज वांटेड दैट। तो वो कंफर्ट जोन से मैं कैसे नहीं फंसे आप, जो बाज़ लोग फंसते हैं? हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी एक्चुअल जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने यूपीएससी के लिए की। दो वही मैंने आपको बोला ना कि ओवर एम्बिशियस होना भी लाइफ में आपको कई बार डिल्यूजन भी आपको दूर तक ले जाता है। तो मैंने स्टार्टेड तो आई थॉट कि मुझे यूपीएससी करना है, चाहे गाइडिंग लाइट कोई नहीं है, जो भी नहीं है, तो बट मैंने कहा कि यूपीएससी करना है जो भी हो जाए। बट देन फॉर्चुनेटली स्टेट सिविल सर्विसेज में आ गया, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर कि आई एम वेरी थैंकफुल इन लाइफ कि जो मेरा स्टेट सिविल सर्विसेज हो गया, अदरवाइज इट हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अगर इतना देर मुझे बिना जॉब के स्ट्रगल करना पड़ता तो लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। तो आई एम वेरी थैंकफुल, बट मैं वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं था। आई वांट टू बी मोर इन द पब्लिक विद मोर लेजिटिमेट अथॉरिटी टू मेक चेंजेस इन देयर लाइफ्स, जो कि यूपीएससी आपको सफिशिएंटली प्रोवाइड करती है। आप किसी भी सर्विसेज में, सेंट्रल सर्विसेज में हैं, you can make small changes, not revolutionary ones, but obviously very small changes which are awaiting your hand and signature. So it is very good feeling. जो भी मैंने अभी तक भी जॉब की है, तो एक इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से भी आई कि अगर मैं स्टेट सर्विसेज में रह के इतना अच्छा काम कर सकता हूँ कि पीपल रिमेंबर यू wherever you go, people remember you. मैंने 1 साल कश्मीर में भी पोस्टिंग दी, 3 साल पुंछ में, अभी भी डोडा में हूँ, तो पीपल रिमेंबर यू इफ़ यू डू गुड वर्क, पीपल रिमेंबर यू। तो मुझे ये बड़ी अच्छा लगा कि अगर मैं इस लेवल पे, जहाँ पे
ज़्यादा एग्जीक्यूशन होती है, इट्स नॉट अबाउट पॉलिसी मेकिंग। अगर मैं इस लेवल पे इतना अच्छा कर सकता हूँ तो आई शुड, इफ़ आई हैव द कैलिबर, आई शुड गो अहेड। तो मुझे लगा कि आई शुड नॉट बी सेटिस्फाइड हेयर, और इस कंफर्ट जोन को जो आपने बात की उसको निकालने, अपने आप को उससे निकालने का एक ही तरीका कि यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन इन लाइफ। मोटिवेशन इन द सेंस यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनल गोल इन लाइफ। फॉर मी इट इज़ द सर्विस ऑफ नेशन, सर्विस ऑफ माई मदरलैंड। इससे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए कोई नहीं है। तो अगर मैं वहाँ रुकता तो मे भी शायद मैं अच्छे से सर्व करता, बट अगर यहाँ पे हूँ तो आई विल ट्राई टू गिव ऑल माई एफर्ट्स फॉर द कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और यही सोच मेरा ख्याल है एक सिविल सर्वेंट को एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनाना या इन सर्विसेज में क्वालिफाई करना, क्योंकि जैसे आपने पीछे लेक्चर में भी बोला था बच्चों को कि भाई एक बेहतर सोच लेके आगे बढ़ना होगा। ऑफ कोर्स पावर, पोजीशन एंड अदर थिंग्स आर देयर इन द सर्विस, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू सर्व टू द पीपल। तो वो बेहतर सोच से ही कर सकते हो आप। जैसे आपने ये बताया कि आपने एज स्टेट ऑफिसर कश्मीर में, एक तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मे बी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी कि कश्मीर में आपका टेन्योर जो 1 साल का रहा है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, सबसे पहला। दूसरा कि आपका पुंछ का जो आज शेलिंग की वजह से, नुकसान की वजह से जो अभी पीछे हुआ है, पूरा देश इस टाइम पुंछ को जो है सारे नेता, सारे हमारे पॉलिटिशियन, सारे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ के वहाँ जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, नुकसान बहुत हुआ है। सेकंड के उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट फर्स्ट कि आपका कश्मीर को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कश्मीर मेरा टेन्योर था 2020 से ऑनवर्ड्स फॉर 1 ईयर स्ट्रेट। तो कश्मीर एक स्पेशल मेरी, आप समझ लीजिए, टेन्योर था, गिवन द रीज़न इट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग कोविड वी आर प्लेस्ड। तो वो मेरी सबसे पहली पोस्टिंग थी। तो वेयर एवर आई विल गो इन लाइफ, वट एवर आई विल अचीव इन इंडिया और इन सम फॉरेन कंट्री और वेयर एवर आई विल बी प्लेस्ड बाय गवर्नमेंट, बट दैट फर्स्ट पोस्टिंग विल रिमेन फर्स्ट पोस्टिंग, इट विल नॉट चेंज। सो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि वहाँ मेरा जो स्टाफ था, मेरे कलीग्स थे, उनके साथ मेरी बड़ी क्लोज बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से थी। तो वट एवर प्रोफेशनल स्किल्स आई हैव लर्नड, तो आई एम नॉट अशेम्ड टू से दैट कि मैंने अपने जूनियर से ही सीखे वहाँ पे। जो भी मैंने सीखा, कैसे ऑफिस को कंडक्ट करना है, कैसे फाइल्स मूव कर रही हैं, कैसे बिहेव करना है, वो ह्यूमन नेचर के बारे में जो भी मैंने सीखा, फ्रॉम MTS to a senior assistant to a head assistant, I have learned from them. The civil service conduct rules, even we have very competent clerks there. We have very competent people there जिनको सब कुछ पता है almost. They are PSC qualified, senior assistant, head assistants and section officers. तो उनके साथ जब किया ना, तो तब मुझे ये भी पता चला कि books are different thing, reality is a different thing. तो वो एक टेन्योर इस वजह से भी फुलफिलिंग था। और दूसरा नंबर, वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को कैटर किया था। वो थे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन्स। तो वी मेड सम 1400 कोऑपरेटिव्स ऑफ 11 पीपल ईच। और उनको जब हैंड होल्डिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने उस वक्त एक स्पेशल पैकेज उनके लिए अनाउंस किया था, 50,000 ईच सोसाइटी। तो जब वो वॉर फुटिंग पे हमने रजिस्टर की सोसाइटीज़ और फिर उसके बाद उनको कंपनसेशन दी, वो बहुत एक सेटिस्फाइंग फीलिंग थी। बिकॉज दैट इज, आप भी कश्मीर से हैं तो यू नो जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम वाली सेगमेंट है, इट इज़ डाइंग बट नाउ इट इज़ रिवाइविंग। और मोर एवर दे आर BPL पीपल, मोस्टली दे आर वेरी पुअर पीपल। तो जब उनको उनकी इतनी वो सेवा करने का मौका मिला ना मुझे, दो आई एम नो वन, मैंने तो अपने जेब से सैंक्शन नहीं किया है, बट वो मेरे साइन से जब हुआ या जब हुआ ना, तो इट गेव मी अ सेंस ऑफ, अभी तक मुझे याद है, इट्स बिन 5 years नाउ, तो अभी तक मुझे याद है कि आई हैव डन समथिंग इन लाइफ। तो वो बड़ा एक अच्छा टेन्योर था। तो कश्मीर के साथ एक रिश्ता जो है पहले दिन से ही बन गया, जब सर्विस ज्वाइन की तभी से एक रिश्ता बन गया। तो अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। एंड देन पुंछ मेरा ख्याल है हाल ही में आप पुंछ से ट्रांसफ़र हुए हैं, बट हाल ही में ऐसा वहाँ हुआ है कि इतनी शेलिंग और इतना सारा नुकसान, माली जानी नुकसान है, वो सारे लोग आपके जानकार थे, वो सारे मार्केट, वो सारा जो है जगह आप जानते हो। तो थोड़ा सा उस जगह की फीलिंग के बारे में, उस जगह को अपलिफ्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आप इनलाइटन करें। पुंछ हुए जी मैं 3 साल रहा हूँ, फ्रॉम 21 ऑनवर्ड्स टू 24 इलेक्शन से पहले तक। तो इलेक्शन में मेरा टेन्योर पूरा हुआ तो आई वाज ट्रांसफर टू डोडा। तो 3 साल जहाँ आप रहते हो वहाँ आपका वो घर बन जाता है एक तरह से। बिल्कुल
तो वो इट इज़ लाइक होम मेरे लिए। और क्योंकि मैं भी पहाड़ी हूँ तो दैट बेल्ट इज़ आल्सो पहाड़ी, तो उनके साथ लैंग्वेज बैरियर नहीं था, तो उनके साथ कनेक्शन ज़्यादा डीप है मेरे लाइफ में। तो वहाँ के स्टाफ की मैं आपको बात करूँगा कि मतलब दे आर सो कोऑपरेटिव कि मेरे 3 साल जो मेरा मेंस तक मैं वहीं था, जो इस साल का मेंस हुआ मेरा तब तक मैं वहीं था, बट उन लोगों ने ऑफिस को इस तरह इतनी अच्छे तरह से संभाला। और मतलब ऑफिस को मेरी एब्सेंस में भी कभी मैं अटेंड नहीं भी कर पाया अगर, तो उन्होंने इतनी अच्छे तरह से ऑफिस को संभाला और इतना पर्सनली एक सपोर्ट किया मुझे। स्टाफ के एक एक इंसान ने वहाँ पे इतना अच्छी तरह सपोर्ट किया कि सर का एग्ज़ाम है, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। तो उन लोगों के साथ मेरा ये वाला सक्सेस रिश्ता भी है, जो सो कॉल्ड सक्सेस है, इसका भी एक रिश्ता है कि दे शेयर अ पार्ट इन दैट सक्सेस, कि उन्होंने जो मुझे सपोर्ट कंटिन्यूसली दी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम थ्रू योर पॉडकास्ट आल्सो, इफ दे विल लिसन समडे। कश्मीर आल्सो दे वर वेरी कोऑपरेटिव, दे नो सर पढ़ रहे थे क्योंकि सभी की विशेज़ आई, उन सभी की। जब मैं क्वालिफाई किया तो मुझे कश्मीर, एनीवेज दे यूज टू कम टू माय होम। जब मेरी मम्मी की रिटायरमेंट होती या मेरे ब्रदर की शादी हुई थी तो कश्मीर का मेरा स्टाफ सारा आता है। तो अभी भी आई होपफुल कि जब मैं शादी करूँगा तो दे विल बी कमिंग। वैसे ही पूंछ का भी था। ये एक ज़रूर हमारी टीम ने इनफैक्ट हमें पहले बोला हुआ था कि भाई हम, क्योंकि अब आप लाइफ की उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे जो आप अचीव करना चाह रहे थे वो ऑलमोस्ट आपने कर ही लिया है, बट उसके बाद का पड़ाव लाइफ का शादी होती है। मैं पर्सनली इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि क्या वुड यू बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ गर्ल फॉर योर सेल्फ, या आप पेरेंट्स की हेल्प इसमें लोगे, क्या कैसे चलेगा? अब इसमें मैं अब क्या बता सकता हूँ बट मैं यही बोलूँगा कि देयर विल बी अ डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन नच। मतलब आपने बहुत बार जिक्र किया है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में होता है, हर वो चीज़ जो आपके लाइफ में बेहतर हुई है। तो ऑफ कोर्स विल वेट फॉर दैट डिवाइन इंटरवेंशन कि आपके लाइफ में, तो इसमें तो उनका चाहिए वो ज़रूर हो, क्योंकि ये लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि जो दो लोगों को इकट्ठा लाइफ लॉन्ग चलना होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं और आप बात कर रहे थे, इवन दो वी कैन नॉट टॉक अबाउट दोज थिंग्स है, बट स्टिल कंसिडरेशन में रखते हुए हम ज़रूर जल्द से जल्द अब ये भी जानना चाहेंगे कि कब आप शादी कर रहे हैं। ये न्यूज़ हम सारे लोगों को, ऑडियंस तक ज़रूर पहुँचे। मूविंग फॉरवर्ड, हम जैसे नॉर्मली इट्स नॉट अ टिपिकली ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम बच्चों को बोले कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे लेक्चर्स वो सुनते हैं, बहुत सारे टॉपर्स को सुनता है, बहुत बार आपको भी उन्होंने लेक्चर्स में सुना है, बट मेरा या हमारा एक इसमें व्यू पॉइंट ये है कि हम आपकी बिहाइंड द कर्टन जो आपकी लाइफ रही है, मतलब फुल ऑफ स्ट्रगल्स, क्योंकि आपका 2017 से लेकर 2025 तक वन कैन नॉट इमेजिन कि इसमें अगर बुरे दिन हुए तो कितने बुरे हुए होंगे, और अच्छे दिन इसमें गिने चुने अच्छे दिन, बट उन्होंने बुरे दिन को कंपनसेट कर लिया। ये जो ऐसे कोई कहानी, ऐसे कोई इंटरेस्टिंग से वाक़या आपके लाइफ में हुए हो जिन्होंने आपके लाइफ को और बेहतर शेप किया हो, एंड दैट आल्सो हेल्प्ड इन योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, कोई भी जो आप रिकॉल कर सकते हो? इसमें भैया जी, अगर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की बात करूं तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी, irrespective of the civil results. services preparation itself is a very enlightening experience. मैं सभी को यही करूँगा कि एक साल हर किसी को एटलीस्ट सिविल सर्विस के लिए। ये तो एक मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो आप बोल रहे हो, कि आई हैव नॉट हर्ड दिस बिफोर, कि आप ये बोलते हो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी एनीवेज करनी चाहिए इंसान को। मुझे लगता है कि इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो गिव इट अ शॉट फॉर 1 year, complete the syllabus, then you will see a difference than what you were 1 year before and after the preparation। आपको खुद एक पता चल जाएगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल, कितने अवेयर और कितने सोफिस्टिकेटेड सिटीजन बन जाते हो इस कंट्री के। बट वो कैसे, इसमें इस सिलेबस में ऐसा क्या है कि जो उनको तैयार करेगा ऐसी चीज़ के लिए? सबसे बड़ी बात है इसमें अवेयरनेस, आपको हर चीज़ की हो जाएगी। आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं बताऊंगे, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताऊंगे कि आपके राइट्स तो हैं ही हैं, बट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। तो आप फिर उसके बाद एक अनरूली सिटीजन नहीं बन सकते, उसके बाद आप एक अनअवेयर वोटर नहीं बन सकते। तब आप जब वोट दोगे तब यू विल नॉट लुक एट द पैरोकियल आइडेंटिटीज़,
लाइक रिलीजन और कास्ट, यू विल नॉट कैंडिडेट का वो नहीं देखोगे आपकी मेरी कास्ट से आता है, मेरी कम्युनिटी से है, मेरे, देन यू विल लुक फॉर मेरिट्स। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी डेमोक्रेसी का, जो बॉडी पॉलिटिक है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो व्हेन यू आर आल्सो अवेयर विद करंट अफेयर्स, तो आप इंटरनेशनल अफेयर्स भी आप एक्वेंट रखते हो अपने आप को। उसके बाद आप अपनी हिस्ट्री में चले जाते हो, तो देन यू रियलाइज़ कि आप जो कर रहे हो तो ये लोग कर चुके हैं लाइफ में, तो यू स्टे हम्बल इन लाइफ। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी अचीवमेंट कोई इतनी बहुत बड़ी नहीं है, इससे भी लोगों ने देश को आज़ाद भी करवाया है, लोगों ने रियासतों को भी बनाया है, लोगों ने बहुत बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं जो कि आम आदमी के लिए लेना बड़ा मुश्किल था, और लोगों ने पूरा पॉलिटिकल नक्शा ही चेंज किया है, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो, दे हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो ये अवेयरनेस आपको किसी स्पेशलिस्ट एग्जाम में नहीं आएगी, यू हैव टू स्टडी अ वेरी लिमिटेड सिलेबस, तो वो भी उसी एग्ज़ाम के, तो ये आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जब तक आप सिविल सर्विसेज इज़ सो इलेबोरेट एज अ सिलेबस कि यू स्टडी सो मैनी एस्पेक्ट्स, तो यस इट हेल्प्स यू। अब मुझे नहीं लगता है कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, मतलब जो आप बोल रहे हो वो प्रैक्टिकल इन द सेंस, मुझे ऐसा फील होता है कि सपोज़ एक बच्चे को आप दो कि आपको साल भर पढ़ना है, बट इसके बाद में आउटकम कुछ नहीं मिलना है इससे, मतलब उसको चाहिए नहीं तो वो पढ़ेगा भी नहीं सीरियसली। और आप चाहते हो कि एक इंसान सीरियसली पढ़े वैसे ही जैसे एक एस्पिरेंट करता है जिसको जॉब चाहिए होती है। राइट। अगर सपोज़ आप बोलते हो कि इतना इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि सरकार को कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में फिर यही पढ़ाई करवानी चाहिए। मतलब एक पार्ट मेरा भी ऐसा मानना है कि करिकुलम में ज़रूर उनको डालना चाहिए। आप ऐसा मानते हो? Somehow syllabus is collaborated with university syllabus, कहीं ना कहीं है ही है, बट ये मे बी फ्रेगमेंटेड है एज ए कोलेबोरेशन, मतलब एक जगह पे नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये है। तो अगर हो सके तो कर देना चाहिए, इसमें ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट बेसिक्स तो हम कर ही सकते हैं। इकोनॉमी, पॉलिटी, दिस कैन बी मेड कंपलसरी, मतलब इट्स ऑल्दो इट्स अ policy decision and my pay scale doesn't allow me to give such suggestions to government. I am not a big civil servant, तो मुझे लगता है बट अगर ऐसा कहीं हो सके तो गवर्नमेंट मस्ट बी थिंकिंग ओवर इट। बट यू विल बी अ पॉलिसी मेकर वन डे इंशाल्लाह। हम ज़रूर आपको देखेंगे हाईएस्ट सर्विसेज में, जहां आप ऐसे पॉलिसीज़ को फ्रेम के लिए सजेशंस दे रहे हो या बना रहे हो कि जो मैं भी समझता हूँ कि यूपीएससी जैसे जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जब मैं मेंटोर कर रहा होता हूँ बच्चों को, तो मैं उनको ये ज़रूर बोलता हूँ कि यार देखो, हमेशा मुझे बोलते हैं कि होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। मैं उनको बोलता हूँ कि ये पढ़ाई में, इस पढ़ाई में पर्टिकुलरली इस पढ़ाई में आपके लिए खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। मतलब आप करते हो, आप जाते हो, आपको नौकरी नहीं मिलती, आपको सब कुछ ऑलरेडी उस जॉब के अलावा बाकी सब कुछ मिला होता है। एक ऐसे अवेयर इंसान होते हो कि आप दुनिया में कुछ भी अच्छा कर लोगे। तो इसीलिए मैं भी ये समझता हूँ कि हाँ, लाइफ में अच्छा करने के लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, वो उस पढ़ाई में है। सिलेबस जैसे हमने आपने इतने सालों तैयारी की है, मुझे सिर्फ आपसे ये जानने की कोशिश की है कि करनी है कि जैसे एक बच्चा बिल्कुल फ्रेश होता है, वो चाहता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, और हम उनको एज मेंटोर मैं उनको बोलता हूं कि जाके सिलेबस याद कर लेना। बट ये सिलेबस डिमांड क्या करता है एक इंसान से, जब क्योंकि आपका सालों का एक्सपीरियंस है सिलेबस के साथ है, पढ़ाई के साथ है, तो नटशल में आप बता सकते हैं कि इसकी डिमांड यूपीएससी एक्चुअली एक इंसान में क्या डिमांड करता है, जो उसको एग्जैक्टली पहले ही समझना चाहिए। इसमें अगर मैं एक वर्ड में सम करूँ इस चीज़ को कि यूपीएससी, व्हाट एक्चुअली यूपीएससी वांट्स इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड अवेयर पर्सनालिटी। मतलब अगर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज के साथ हो तो इट विल नॉट हेल्प यू। मुझे लगता है कि कई ऐसे कंसेप्ट है जो मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़े थे, विच हेल्प्ड मी एक्चुअली इन सम वे इन प्री और मेंस और इंटरव्यू, विच हेल्प्ड मी टू स्कोर बेटर और वट एवर सक्सेस आई हैव अचीव्ड। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ओवरऑल एक, मतलब मैं बोलूँगा कि बड़ा फुल सिलेबस है, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। तो डिमांड आपसे यही करता है कि हाउ गुड प्लानर यू आर, हाउ गुड ऑब्जर्वर यू आर, एंड हाउ मच परजर्वेरेंस यू हैव इन लाइफ। तीन चीज़ें तो इसमें आपको चाहिए कि हाउ मच गुड ऑब्जर्वेंस यू हैव। ये स्किल मुझे लगता है कि सिविल सर्वेंट्स में वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी में रह रहे हो, उसको सर्व कर रहे हो, तो लोगों को जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप अपने पर्सपेक्टिव से नहीं कर सकते। यू हैव टू डील विद सो मेनी पीपल हु आर लेस लिटरेट देन यू और मोर लिटरेट देन यू, who have ill intentions, who have good intentions,
देयर आर सो मेनी, ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, क्योंकि फील्ड में अब था मैं इतनी देर से। तो मुझे लगता है कि जब तक आपको सोशल अवेयरनेस नहीं है, व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर रूट्स, तो यू विल स्ट्रगल इन प्रिपरेशन ऑल्सो, इन सर्विस ऑल्सो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें, अपार्ट फ्रॉम दैम अदर स्किल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑब्वियसली। मतलब आपको ब्रेवरी भी दिखानी है एट द फेस ऑफ लॉस, एट द फेस ऑफ फेलियर, यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू कलेक्ट योर सेल्फ अगेन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल। राइट, वो तो है ही है, बट ये 3 चीज़ें यूपीएससी के परस्पेक्टिव से दे थिंक के मेंटल अलर्टनेस एंड अवेयरनेस, ऑब्जर्वेंस एंड प्रेजर्वेंस इज वेरी, ये 3 चीज़ें प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है। तो विशाल, आपने बहुत यंग एज में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जैसे 2018 में, 17 में आपने किया है। तो ये एक ऐसी एज थी जिस एज में इंसान मज़े भी तो करना चाहता है, कि लाइफ भी जीनी इसी एज में है, पढ़ाई भी करनी है, करियर भी बनाना है। तो करियर तो आप, हमें समझ में आ गया कि आप यूपीएससी की तैयारी फुल फोकस से कर रहे थे। करियर के साथ साथ आप अपने आप को कैसे जीते थे, मतलब लाइफ कैसे जीते थे? रिक्रिएशनल है ये जो हॉबीज़ वगैरह, ये क्या थी आपकी? ऑल्दो इट इज़ वेरी क्लीशेड, बट मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड आई वाज अ वेरी नॉटी एज अ किड। मतलब आप समझो कि मुझे शांति नहीं थी क्लास में, ना ट्यूशन में, कहीं पे भी। तो आई वाज वेरी नॉटी काइंड ऑफ पर्सन, बहुत विटी था अपने टाइम पे, बट एट द सेम टाइम आई वाज गुड एट स्टडीज़ ऑल्सो। तो ऐसा नहीं था कि मैं खाली शरारतों में ही था। तो फिर जब थोड़ा विद मोर जैसे एडवांस होती गई क्लासेस ये वगैरह, तो फिर पढ़ाई का बर्डन भी बढ़ता गया। तो फिर उस वक्त नॉर्मल हॉबीज़ ही रखी मैंने। अब तब इतना एक्सपोजर नहीं था, यहीं पे हम थोड़ा मार खाते हैं पुंछ वाले या जम्मू कश्मीर क्या जम्मू कश्मीर वाला ही। तो कि हमें कोई हॉबीज़ को ऐसे परस्यू नहीं करवाता कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई ऐसे परस्यू करवाता है कि इट इज़ टाइम वेस्ट। पर चलो ये तो ठीक है, आप अपनी हॉबी बताओ, फिर मुझे इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछना आपसे। श्योर। फिर मैं आपको हॉबी मैंने डेवलप कैसे की मैं वो बताता हूँ। उससे पहले जो मेरी हॉबीज़ थी, देवर लाइक शैलो टाइम पास। ठीक है, कभी मैं स्विमिंग चला जाता था, कभी क्रिकेट खेलता था, कभी सॉन्ग सुनता था। दीज वर ओवरऑल हॉबीज़ जो कि सभी करते हैं, जो भी हमारे लोग हैं। बट 19-18 में जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे एक डैफ में कॉलम होता है हॉबीज़ का, राइट, कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई डोंट हैव एनी सीरियस हॉबी। तो मुझे बड़ा ऐसे शॉकिंग भी लगा कि मेरे साथ जो इतने लोग हैं, उनके कॉलम्स नीचे तक इतने भरे हैं कि उनको कट करने पड़ रही हैं, और मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब आई हैव रिटन मेडिटेशन, आई वाज इनटू मेडिटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, बट इतने सीरियस लेवल पे कभी परस्यू नहीं किया। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि आई शुड बी फॉलोइंग सम हॉबीज़ विच आर बेनिफिशियल टू मी पर्सनली एज वेल एज टू माई प्रिपरेशन। तो उसके बाद मैंने इस चीज़ को डीपली परस्यू करना शुरू किया कि माइंडफुलनेस कैसे डेवलप करा जाए, मेंटल हेल्थ को कैसे बेटर किया जाए। इन चीज़ों में मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया। कुछ 2 साल में काफ़ी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहा। आई हैव लिसन टू मैनी थिंकर्स, जैसे ओशो रजनीश हो गए, या और भी एक है, वो है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी बुक पढ़ी थी मैंने, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। हाँ, तो रॉबिन शर्मा। तो आई रिमेंबर। तो वो एक थोड़े गेम चेंजिंग टाइप था सेटअप मेरे लिए ना। वो एक वही डिवाइन नच बोलते हैं ना जिसको, जब आई वाज इन डिप्रेसिंग फेज, तो मैंने वो बुक पढ़ी। तो मुझे, ऑल्दो इट इज़ वेरी कॉमन सेंस बुक, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे हैव गिवन सम सजेशंस विच आर वेरी कॉमन सेंस, जो होनी चाहिए लाइफ में, बट इट समहाउ हेल्प्ड मी केम आउट ऑफ दैट फेज। तो तब मैंने ऐसे बहुत सारी और हॉबीज़ डेवलप की। अब मैं सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, क्लासिकल होंगे चाहे, मतलब ऑल द वर्जन्स, आई लव इट। वो तो बचपन से मुझे पसंद है। बट आप यूपीएससी के फॉर्म में लिख सकते हो कि मैं सॉन्ग सुनता हूँ, ये कोई हॉबी हो सकती है? आपको बड़ा पर्टिकुलर हॉबी लिखनी है, लिसनिंग क्लासिकल सॉन्ग्स। यू कैन ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपकी हॉबीज़ होनी चाहिए, दे शुड बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे मैं इस बारी का आपको बताता हूँ, अब जो मैंने हॉबीज़ डेवलप कर ली, तो लास्ट 2000 कोविड के बाद तो मैं सुन रहा हूँ पॉडकास्ट। तो वन ऑफ माई हॉबीज़ वाज पॉडकास्ट ऑन फिटनेस। तो मुझे पहला क्वेश्चन ही वहीं से आया था कि हाउ यू डिफाइन फिटनेस। तो चेयरमैन सर ने मुझे यही क्वेश्चन थ्रो किया था। तो इट वाज गुड। नंबर 2 हॉबी थी मेरी डेवलपिंग माइंडफुलनेस थ्रू मेडिटेशन एंड ऑल दिस प्रैक्टिसेस। मैंने ये लिखा, ऑल्दो मैंने सॉन्ग्स वाला नहीं लिखा पार्ट, क्योंकि मैं सारे जॉनर्स सुनता हूँ लगभग, क्लासिकल भी, पंजाबी भी, हिंदी भी। तो इट बिकेम अ वाइड फील्ड। तो आप दूसरों को वो मौका नहीं दें जिससे आप वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जो आप हैंडल ना कर पाएँ। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सेफली खेलते हुए मैंने वो हॉबी नहीं लिखी।
फिर उसके बाद मैंने लिखा था ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो कि मैं रूटीन में करता हूँ, क्योंकि जिम वगैरह भी जाता हूँ या एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ, फिटनेस में भी हूँ, तो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वो एक्चुअली मैं करता हूँ। तो ये मतलब मैं आपको बताऊँगा कि ये हॉबीज़ 19 के बाद मैंने डेवलप की, नॉट ड्यूरिंग माई स्कूलिंग, नॉट ड्यूरिंग माई कॉलेज, इट वॉज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन दैट आई डेवलप हॉबीज़। तो बट जैसे आपने बोला कि हॉबी जो है ख़ासकर जम्मू कश्मीर में, हम तो अपनी बात करेंगे कि हम हॉबी को एज सीरियस चीज़ कंसिडर करते ही नहीं है। मतलब जब तक ये लिखा हुआ हो, आगे फेल ना करना हो, जब तक हमें ये नहीं पता होता मेरी एक्चुअली हॉबी क्या है। राइट। अभी हमारे पास, जब मैं अभी पर्सनली 12th पास बच्चों को मेंटोर कर रहा होता हूँ, पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो मैं एक सीरियस डिलेमा में हूँ कि मैं किस तरह की हॉबीज़ उनसे डेवलप कराऊँ। ऑल्दो दे आस्क मी कि हमें हॉबी मतलब हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो हमें सिविल सर्विसेज की तरफ में हेल्प करे। पढ़ाई तो एक चीज़ है, राइट। क्या मुझे सीरियसली उनको ये बोलना चाहिए कि दीज आर द पर्टिकुलर हॉबीज़ दैट यू शुड चूज़, या मुझे उनको बोलना चाहिए अपनी पसंद की कोई भी हॉबी आप लो, बट टेक इट एज अ सीरियस थिंग, क्योंकि कल को आपको ये फॉर्म में लिखना है। तो कुछ सजेशंस आप दो कि हॉबीज़ भी किस तरह की हो कि जो कल को सिविल सर्विसेज में उनको पूछी भी जा सकती है और हेल्प भी करेगा। हॉबीज़ ऐसे अगर मैं बताऊँ आपको तो व्हाट आई फील इज़ इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। ये आपकी एनर्जी से फ्लो करती है। जिस टाइप के आप इंसान हो, आपकी हॉबीज़ भी वैसे ही होंगी। मैं सॉन्ग सुनता हूँ, ज़रूरी नहीं है कोई और भी इंसान सुनता हो। मैं मेडिटेशन करता हूँ या मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और को भी अच्छा लगता हो। तो वैसे तो ये इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग कि हॉबीज़ कैसे डेवलप की जाएँ, और ये टोटली डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर एक्सपोजर, योर स्कूलिंग, योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड योर पीयर ग्रुप। ये हॉबीज़ उसी पे डिपेंड करती हैं। बट मैं अगर आप सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलोगे, तो मुझे लगता है कि देर वेरी मतलब मैं जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया, उनके मैंने कुछ हॉबीज़ पढ़ी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। जैसे एक इंसान था, उसने लिखा था वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन ट्राइबल लाइफ। तो इट विल हेल्प यू इन सिविल सर्विसेज जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, तो इट विल हेल्प यू। तो बट क्या यूपीएससी का बोर्ड इतना समझदार बोर्ड होता है, इतना हाईली इंटेलेक्ट होता है उनका, कि अगर इधर से उन्होंने ऑप्शनल एज एंथ्रो पढ़ा हुआ है, इधर से उन्होंने इस तरह की हॉबी, तो वो रिलेट नहीं करेंगे कि भाई आपने इस वजह से तो नहीं लिखी क्योंकि आप जानते हो इस बारे में। पर इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है कोई। हाँ, मतलब इफ़ इट इज़ एडिंग यू, इफ़ इट इज़ keeping you distracted from studies and it is refreshing you, so UPSC would not mind as far as my experience is concerned. They are very experienced people, they can easily judge. They are having मतलब आप समझ लो कलेक्टिवली उनका 150 साल का एक्सपीरियंस है, 150-200 साल का एक्सपीरियंस है। दे आर मतलब पीपल हु आर एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, सम आफ्टर रिटायरमेंट। तो मुझे लगता है कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, और आप कोई भी हॉबी लिखो, उनको आपसे ज़्यादा ही पता है। इवन इफ़ यू थिंक के मतलब उनमें जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स हैं, उनमें से कईयों के अपने पॉडकास्ट चैनल हैं, कई पॉडकास्ट देते हैं, और आई हैव सीन दोज पॉडकास्ट। तो मुझे मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल एंड दे कीप देमसेल्फ वेरी फ्रेश, स्टैग्नेशन नहीं है उनकी लाइफ में। तो इसलिए दे कैन वेरी इजली डिलिनेट कि इस बच्चे ने ये हॉबी क्यों लिखी है। एंड इवन इफ़ यू आर गिविंग गुड आंसर्स, तो if you are giving actual answers and honest answers, they don't mind whatever you write. Even people write some very basic hobbies, that cleaning my room, decluttering. One of my friends wrote decluttering. तो मुझे तो पता भी नहीं था, फिर बाद में मैंने सर्च किया कि decluttering क्या होता है। तो even these basic hobbies will form part of your यहाँ पीएससी में कोई मेंबर थे जिन्होंने, जब वो रिटायर हुए तो उनसे बात हुई थी, तो हॉबीज़ के बारे में ही बात हुई थी। तो मैंने उनसे सजेशन मांगा था सर कि हॉबीज़ के बारे में बात होती है, बच्चों को हॉबीज़ क्या क्या रखनी चाहिए। तो इनफैक्ट वो पब्लिक को बता रहे थे, स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि किसी ने एग्जांपल के तौर पर बोल रहे थे कि किसी बच्चे ने लिखा है कि मेरी हॉबी है टू हेल्प माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो मतलब ऐसा हॉबी नहीं हो सकता। कई बार इंसान जाल में फंस जाता है इसमें कि जब उन्होंने बोला कि जब हमें किसी बच्चे ने बोला कि मेरा ये हॉबी है, हमने बोला भाई ये हॉबी कैसे है, तो उस बच्चे ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन हमने ये बोला कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो मतलब हॉबी हैज़ टू बी वेरी केयरफुली फील्ड देयर कि आप इस तरह की चीज़ों में ना फंस जाओ। वहाँ जब आप डैप फील करते हैं तो एवरी वर्ड शुड बी वेरी केयरफुली रिटन।
इट कैन टेक यू टू स्टार्स और टू अर्थ। अगर आप सही से हॉबीज़ का कोई भी पार्ट अगर आप अच्छे से फिल नहीं करते हैं, हॉबीज़ इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट क्योंकि बोर्ड को बहुत इंटरेस्ट होता है टू नो कि हाउ यू विल कोप प्रेशर। बेसिकली हॉबी लिखने का मतलब यही है कि जॉब प्रेशर बहुत हाई है, हाउ यू विल मैनेज दैट प्रेशर। प्रिपरेशन में कैसे करते थे, वो आगे कैसे करोगे। तो व्हेन यू राइट कैजुअली तो आपका इंप्रेशन बहुत कैजुअल जाता है, देन यू आर नॉट अ फिट कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज गिवन यू आर occupying a responsible position. You can be deputy commissioner, you can be senior superintendent of police, you can be any other income tax officer, and all these posts are very responsible positions in government of India. तो जब आप ऐसी कैजुअल हॉबी लिख देते हो जो कि आप एक्चुअली कर रहे हो बट लिखनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम रील्स सर्फ करते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं सर्फिंग इंटरनेट, सर्फिंग रील्स, दैट गिव्स अ इम्प्रेशन के मतलब ही इज़ प्लेइंग स्मार्ट, he or she is playing smart. So that I don't think is a good idea, but hobby कुछ भी हो सकती है, मतलब we should expand our horizons, it should look intellectual. जैसे one of my hobby was to watch stand-up comedy. तो question came because it was contemporary. क्या question पूछा था उन्होंने? समय रैना वाला issue चल रहा था, तो they said के give me name of 2 comedians, controversial, a girl, a boy, a male, a female, who are your favorite and they are very intellectual. I gave them 2 names which were my favorite. I used to watch them. Then the chairman sir said ke give me name of 2 more comedians who according to you are worst. They make non-intellectual and they make cheap jokes. Then I gave 2 more names. But कौन थे? I don't देखो, जब आपने यूपीएससी में बोल दिया और ये तो आपका ओपिनियन है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर आप वर्स्ट नहीं बोलोगे, बेस्ट तो बोल ही सकते हो। मैं बेस्ट बोल देता हूँ। आई थिंक बेस्ट तो बोल दो आप। एक्चुअली बेस्ट में मैंने एक मानिक माना करके एक है और वीरदास हैं। तो मानिक माना ही इज़ इनटू वेरी इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ कॉमेडी। अब तो मैं बहुत सारे देखता हूँ, कविराज सिंह को देखता हूँ और भी बहुत सारे हैं। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ पार्ट जहाँ जो हो जाता है सेंसरेबल, बट दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल इन देयर ऑब्जर्वेशंस। तो वैसे ही फीमेल भी मैंने बोला था 1-2, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, मैंने शायद नीति पाल्टा का बोला था, तो अब आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग मैंने क्या बोला था। तो दीज वर सम बेस्ट। तो बट ये तो 2 बेस्ट बोले हैं। मुझे लगता है कि हम आपसे नाम तो नहीं जानेंगे उनका, बट वो कंट्रोवर्शियल बहुत रहे होंगे। हाँ, जो मैंने बोले दे वर इन न्यूज़। आई कैन गिव यू हिंट, दे वर इन न्यूज़, दे वर फ्रॉम Jammu and Kashmir also, obviously. So this happened, obviously. देखो आप कॉमेडी कर रहे हो, आप गाली गलौज नहीं कर सकते हो। आपको यू हैव टू हैव दैट डिसेंसी। एक्चुअली आई बिलीव कि ये जो आर्ट फॉर्म है ना स्टैंड अप का, मतलब इससे आप बहुत सर्व कर सकते हो सोसाइटी को। यू कैन, और ये हमें अभी लगता है इट इज़ अराउंड 400 years old आर्ट फॉर्म एंड इट इवॉल्व्ड इन इंडिया ओनली, इन केरला. There were theatres who used to make sarcastic comment on the rulers or their policies. So they used to bring social reforms like women empowerment like this with stand up. But nowadays I think due to the revenue model which they follow, YouTube. But one thing is that, but the other thing is that rulers cannot let you do that now. Not in India but anywhere else also. आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी और सख्ती होगी। ऑल्दो द इंटेंशन वाज नॉट टू मेक फन बट टू मेक रिफॉर्म्स, राइट। तब ये था कि भाई रिफॉर्म ज़्यादा हो। आज के दिन में आज इंटेंशन भी यही रहता है कि जस्ट टू मेक फन, रिफॉर्म्स के लिए नहीं, बट अपनी ओपिनियंस को प्रेजेंट करते हुए दूसरों को नीचे दिखाने के लिए। तो मेरा ख्याल है वो एक लंबा सा डिस्कशन है, उसमें ना जाते हुए let us stick to good for us, for both of us. हम आपकी प्रिपरेशन की जर्नी, आपकी हॉबीज़, ये जो इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस 2 बार रहा है, दोनों बार डिफरेंट रहा है, दोनों बार डिफरेंट बोर्ड थे। एक 19 में मुझे लगता है जब आपने 25 में इस बार दिया होगा तो 19 वाले सारे रिटायर्ड हो गए होंगे। तो तब कितने मार्क्स थे और अब कितने मार्क्स हैं और डिफरेंस क्या था दोनों बोर्ड में? मैं आपको तीनों इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस बताता हूँ, इंक्लूडिंग माई JKPSC। पहली बार जब मैंने दिया आई वॉज वेरी इमेच्योर कॉलेज पास आउट काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो तब मेरी ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा ना बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था
ना ही मुझे करना चाहिए था और ना ही मैंने किया। बट प्रिपरेशन लेवल आपको उस लेवल तक ले जाता है कि एटलीस्ट यू कैन गिव डिसेंट आंसर्स। तो पहली बार जो मेरा इंटरव्यू हुआ वो इट वाज आई फ्रॉम अ पर्सनल एनालिसिस इट वाज अ एवरेज इंटरव्यू इन यूपीएससी। फर्स्ट वन, हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू वाज यूपीएससी। तो इट वाज एवरेज इंटरव्यू। आई गॉट सम 168 और 170 मार्क्स, गुड मार्क्स, मतलब गिवन माई एज 170 was हाँ very इट good. द डिसेंट हाँ. मार्क्स। तो मतलब गिवन माई एज एंड एक्सपीरियंस एंड द आंसर विच आई हैव गिवन, तो आई वाज थिंकिंग कि ये मुझे अभी निकालेंगे पकड़ वापस के ना यहाँ से निकाल कि देगा। ये क्या कर रहा है। हाँ. बट दे हैव गिवन, दे वर जनरस इनफ, दे हैव गिवन मी। बट क्योंकि उस साल पोस्टिंग 700 थी तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, ऑल्दो आई क्रॉस्ड 900 मार्क्स जो कि एक्चुअली कट ऑफ होता है। बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट ईयर। फिर मेरा जेके पीएससी का इंटरव्यू आया। इट वाज एक्चुअली वेरी गुड इंटरव्यू, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। 19 में 2019 जब बी आर शर्मा सर एज चेयरमैन थे। तब देवा सर चेयरमैन। अच्छा, देवा सर सर चेयरमैन थे। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया, तो सर वाज द चेयरमैन ऑन दैट डे ऑल्सो। यहाँ एक ही बोर्ड होता है, तो 9 people वर देयर, 4 here 4 here, yes 9 people वर देयर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आई वॉज हैविंग कॉन्फिडेंस ऑफ यूपीएससी। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज अबाउट यूपीएससी, हाउ वाज योर यूपीएससी इंटरव्यू। रिजल्ट केम और आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई, तो आई टोल्ड देम क्लियरली सर आई मेड इट टू द इंटरव्यू बट कांट मेड इट टू द फाइनल लिस्ट। सो कहते इट्स ओके फाइन। सो देन इट वेंट फॉर अराउंड 40 minutes. इट वाज वन ऑफ द लेंथिएस्ट इंटरव्यू ऑफ दैट ईयर बिकॉज बाकी सभी को 15-20 मिनट वॉज गोइंग ऑन। बिकॉज मुझे कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए थे, कुछ फेमिनिज्म पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, और एक दो और चीज़ कुछ पूछ ली थी शायद मुझे, दरबार मूव पे शायद कुछ ऐसा कुछ पूछा था मुझे याद आ रहा है। तो इट वेंट, मतलब क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चला गया। एंड आई रिमेंबर उन्होंने मुझे मेडिटेशन के फिजिकल इम्प्लीकेशंस मुझे पूछे थे कि वाई यू राइट मेडिटेशन, यू डू, हाउ इट हेल्प यू। तो बेसिकली वही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से पूछे। तो वो इंटरव्यू सेटिस्फैक्टरली बहुत अच्छा गया था मेरा। तो इट एक्चुअली टर्नड आउट कि वो उन्होंने मुझे 182 मार्क्स दिए, या हाँ 182 मार्क्स दिए, विच वाज सेकंड हाईएस्ट फ्रॉम माई बैच। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही स्कोर्ड 183 और 185, आई स्कोर्ड 182। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा गया। तो उसकी वजह से ही मेरा ओपन में भी सिलेक्शन हुआ और इंटरव्यू ने मुझे बहुत अच्छे से सर्व किया। और दिस टाइम इट वाज दिस इंटरव्यू इज़ better than 2019, more better than 2019, but the thing was maybe the age was not on my side, so they discourage the more older candidates. मुझे ऐसा लगता है मुझे दिस टाइम। हाँ, दिस टाइम इट वाज गुड। आई हैव अ गुड प्रोफाइल विद मी। बट कितना स्कोर किया? आई ओनली स्कोर्ड 157। 157। हाँ, तो अगर आपको मतलब अगेन 70-80 की तरफ ले जाते तो कुड हैव बीन, इफ इट हैज 170 तो 500 से नीचे ही आ जाती मेरे। तो इंटरव्यू इस टाइम, हालांकि इट वाज अ गुड इंटरव्यू, मतलब व्हाट आई कैन एनालाइज, क्योंकि उसी दिन कैंडिडेट्स को 113, 120, 111 नंबर भी मिले हैं, बट 157 वाज अ डिसेंट स्कोर दैट डे। दिन दिन पे भी डिपेंड करता है। तो इट वाज गुड, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस गिवन आई हैव already have 2 awards, one from governor and one from district administration and many more, but I was able to write only 2 due to lack of space. So I was thinking to perform well, but it didn't turn out like that, but maybe God have some other plans for me. Great. ये क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप शान, जम्मू कश्मीर की शान हो, आप सारे लोगों ने इस बार नाम रोशन किया हमारा। विशाल, आपने स्टेट में क्योंकि काफ़ी अर्से तक आपने सर्व किया है, तो कैसा सफ़र रहा है आपका? क्या कुछ जर्नी के बारे में थोड़ा सा इसमें बताया? स्टेट सर्विसेज ने जो मुझे फील्ड एक्सपीरियंस दिया है, इट इज़ अनपैरेलल्ड। मुझे लगता है कि कटिंग एज पे काम करना और किसी ऑफिस में काम करना सेक्रेटरीट में, देयर आर बोथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। और पर्सनली मुझे क्योंकि लोगों में रहना पसंद है, तो आई लाइक फील्ड सर्विसेज। तो इस टेन्योर में मैं आपको बताऊँ, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि more than 2-3 times I was being awarded by government of Jammu and Kashmir. Oh, great. Yes. तो मुझे वो बहुत encouragement भी थी सर्विसेज में रहने की। It is वो तो एक बार के कोविड के टाइम आपको कोई अवार्ड मिले थे, that was there, जो मुझे भी ध्यान है। हमारे एक्चुअली थोड़ा जब सर्विसेज स्टार्ट हुई तो बड़ी अजीब स्टार्ट हुई हमारी स्टार्ट हुई कोविड टाइम 370 के रिमूवल से। 5 को वो रिमूव हुआ तो शायद 6 को हमारा रिजल्ट आया। तो देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नो कनेक्टिविटी, सो वी वर नॉट एबल टू सी आवर रिजल्ट्स फॉर अप टू 7th अगस्त। तो 7 अगस्त को दिन को पता चला, लेकिन 6 तारीख को पता चल गया था रिजल्ट क्या आ गया। हाँ, रिजल्ट 6 को निकल चुका था, बट पता हमें 7
तारीख को 3 या 4 बजे चला। वो भी मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर ने, जिनके पास ब्रॉडबैंड था, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अभी ये कर्फ्यू ही ख़त्म हुए थे तो कोविड स्टार्ट हो गया। तो कोविड में अब तब हम प्रोबेशनर थे, तो आई वॉज पोस्टेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी एज अ नोडल ऑफिसर फॉर क्वारंटाइन। जो भी लोग बाहर से आ रहे थे उनको, उनकी टेस्टिंग करके, उनके क्वारंटाइन करके हम उनको भेज रहे थे अपने अपने स्पॉट्स पे। तो मे बी आई वुड हैव परफॉर्म्ड गुड, सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने फेलिसिटेटेड मी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो वो रिकॉग्निशन काफ़ी मोटिवेट करते हैं इंसान वो को कि जब बहुत अच्छा लगता है आपको। हाँ, अगर आप मतलब ऐसे सर्विसेज में लोगों की सेवा करके कुछ हासिल करते हो तो चाहे कुछ भी हो वो, तो यू इवन की इफ नॉट अवार्ड, इफ अ सिंगल रिकॉग्निशन फ्रॉम अ पर्सन यू सर्व्ड, इट गिव्स यू इमेंस सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से या एलजी साहब से कि हर वो ऑफिसर जो यहाँ सर्व कर रहा है कर बहुत अच्छा रहे हैं, बट कई बार अननोटिस चला जाता है इन लोग का मेहनत, और एक पीठ थपथपाना इनका, सराहना इनको जो है और मोटिवेट कर सकता है और बेहतर कर सकता है। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आप लोग सारे लोग ध्यान रखें कि जो एक्चुअली अच्छा कर रहा है उसको सराहना, उसको इनकरेजमेंट के लिए थोड़ा सा उसको इनकरेज करें ताकि वो और बेहतर करे। अब जो हमारा अब छोटा सा सेगमेंट है जो थोड़ा सा फन सेगमेंट है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस है, क्विक क्वेश्चंस, और उनको आपको क्विकली जवाब देना है, रैपिड फायर टाइप का, जैसे बाकी लोग रैपिड फायर करते हैं, एग्जैक्टली द सेम। मैं कुछ क्वेश्चन बोलूँगा, आपको बिना सोचे उसमें एक जवाब देना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो ये होगा कि स्टेट सर्विसेज या यूपीएससी? फॉर मी यूपीएससी। फॉर यू यूपीएससी, क्योंकि कुछ लोग स्टेट सर्विसेज को प्रेफर करते हैं। इट कैन बी पर्सनल चॉइस, बट थोड़ा सा ट्रिकी है, फेम या पावर? सर्विस। सर्विस, यस। ओह ग्रेट। अब एक चीज़ और है, पर्सनालिटी टेस्ट या प्रीलिम्स, दोनों में से कौन डरा है आपको ज़्यादा? मुझे क्योंकि सी सेट नहीं हो रहा था तो प्रीलिम्स ने काफ़ी डराया। सी सेट का फोबिया था आपको? हाँ, सी सेट का फोबिया था मुझे, तो इट स्कैर्ड मी अ लॉट फॉर 3 years। नेटफ्लिक्स एंड चिल या नोट्स एंड किल? नेटफ्लिक्स एंड चिल। करते थे आप नेटफ्लिक्स देखते? ग्रेट। ये तो सारे एस्पिरेंट जो देख रहे होंगे उनको ये पता होना चाहिए कि आपको हर टाइम, सिविल सर्वेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टेट भी निकाला है, यूपीएससी भी निकाला है, तो नेटफ्लिक्स एंड चिल इज ऑलवेज देयर। राइट। इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब डीप डाइव? आई थिंक इंस्टाग्राम रील्स आर मोर फैंसी, आई विल गो विद दैट। कितने टाइम आप रील स्क्रॉल करते रहते हो जब आप फ्री टाइम? जब मैं अपने लेजर टाइम में होता हूँ तो सम टाइम 2 or 3 और इट वेंट लाइक। हाँ, I am also like humans, other humans. Again we have talked about marriage. Right. जरूरी question. Arrange marriage with topper या love marriage with artist? Tricky है। Arrange marriage with topper or? या love marriage with artist? I think as per my field, I will go for arrange marriage with topper only. लवासना मसूरी या एम्बेसी पेरिस, मतलब IAS और IFS? IFS. You would go for IFS? In case I don't get IAS. But बरा क्या था आपने जब आपने? But मैंने बरा वो third preference पे IFS. But now since I'm getting exposure, I think IFS. You'll go for IFS? अगर suppose कोई attempt में आगे बढ़ते हो या ऐसा कुछ सोचते हो? Yes, I will go for IFS. अच्छा, great. Speech at Redford या award at राष्ट्रपति भवन? वो टफ है। Speech at Redford. But I think टफ नहीं था, easy था। Retired as cabinet secretary या quit early and open a cafe in Manali या कश्मीर? Both very attractive options. I think cabinet secretary. I will go with that. Cabinet secretary. Last है and I think I believe इसमें आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। SRK स्टाइल रोमांस या रणवीर स्टाइल मैडनेस? रणवीर स्टाइल मैडनेस। रणवीर स्टाइल मैडनेस, ओह ग्रेट। तो ये हमारा रैपिड फायर है, मतलब मुझे लगता है कि ऑडियंस जो है आपको
ये 10 क्वेश्चन से एग्जैक्टली पता लगा सकती है कि आप किस तरह के इंसान हो एज अ पर्सन। दूसरा फन साइड कैसा आपका। बट बिफोर वी कंक्लूड, क्योंकि आपको बहुत टाइम लिया है और बहुत सारा इंसाइट शेयर किया हमने, हमने कोशिश ये करी है कि जो आपका साइड एक सीरियस टॉक जब भी आप देते हो, ऑल्दो ये भी थोड़ा सीरियस टॉक ही हुआ, बट जब भी आप सीरियस टॉक देते हो, सीरियस टॉक से हट के आपके बारे में हमें जानने को कम मिलता है। तो हमने कोशिश करी कि हम आपका फन साइड भी दिखाएं, आपका दूसरा साइड भी दिखाएं। मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, स्टेट सर्विसेज एस्पिरेंट हमें सुनते होंगे, पेरेंट्स सुनते होंगे, जिनको कल को यूपीएससी वगैरह के लिए तैयारी करनी होगी, जिनको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, या इन जनरल लाइफ में जो भी हमें सुन रहा होगा, तो आपके एक मैसेज उनके लिए कि स्पेशली एस्पिरेंट्स को लेके कि क्या होना चाहिए और उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। इसमें ओवेसली मैं दो चीज़ों को एड्रेस कर देता हूँ। पहले आपने एस्पिरेंट्स के लिए पूछा, तो उनके लिए मेरी सजेशंस यही रहेंगी कि आपको इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक अच्छी खासी रिसर्च करनी चाहिए कि व्हाट दिस एग्ज़ाम स्टैंड्स फॉर, व्हाट पोजीशंस यू आर गोइंग टू सर्व, एंड हाउ यू आर गोइंग टू सर्व एक्चुअली, अंडर व्हाट प्रेशर्स, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, एंड अ ह्यूज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। तो इसलिए जितनी प्रिपरेशन टफ है, उससे ज़्यादा जॉब टफ है, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा जॉब टफ है एक्चुअल फील्ड में। तो व्हेन यू कम टू दिस फील्ड, तो टेक नोट्स फ्रॉम इंटरनेट, आप पूरा एक्सप्लोर कीजिए। और जो प्रिपरेशन की जर्नी है, जैसे मैं पहले भी आपके एस्पिरेंट से बात कर रहा था, तो मैं उनको बोल रहा था कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद का जो ग्लैमर लग रहा है आपको, वो ग्लैमर प्रिपरेशन में नहीं है। प्रिपरेशन इज़ अ बोरिंग जर्नी। जो रियलिटी है, मतलब मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि बड़ा मज़ा आता है, ये है वो है, मज़ा आता है ये ऑब्वियसली जब आप अचीव करते हो तो आता है, बट जो प्रिपरेशन पार्ट है, इट इज़ वेरी ड्रेनिंग पार्ट। ये आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें लेता है, आपकी सोशल लाइफ लेता है, आपका 50% डे लेता है ऑन आइडियल डे, 50% डे लेता है, आपकी जवानी, आपका यूथ लेता है। जो सबसे बड़ा गिफ्ट लगता है मुझे इंसान को जो ऊपर वाले का, वो है आपका यूथ। आपका यूथ लेता है, आपके रिलेशंस लेता है, आपके इमोशंस लेता है, और आपकी जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी को मोल्ड करके एक नया इंसान बनाता है। तो व्हेन यू डाइव इनटू दिस जर्नी, कीप दीज थिंग्स इन माइंड के मोर देन सक्सेस, फेलियर्स आर द आउटकम ऑफ दिस एग्ज़ाम। द सक्सेस रेट इज़ वेरी लो। आपको ये सब चीज़ें माइंड में रख करके स्टार्ट करनी है, ताकि जब आप फेल हों तो आपको बहुत बड़ा धक्का ना लगे। ऐसा ना लगे कि ये क्या हो गया। यू कैन बी अ टॉपर इन योर लाइफ, you can be a IIT pass out, you can be a IIM pass out, but this exam is very testing. Unless you face the defeat, you think you are invincible, but this exam is very different, especially for aspirants. I'm telling कि this exam is not like any other exam. It is tough actually. आपकी बैकग्राउंड खासकर जम्मू कश्मीर का, जैसे आपको पता है, इट्स अ डिस्टर्ब एरिया बिट। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लोगों को मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमारे एस्पिरेंट्स को मेंटली स्ट्रांग होकर ही इस प्रिपरेशन में डाइव करना चाहिए। एंड जो सेकंड पार्ट था, इन जनरल, मतलब मैं यूथ के लिए, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट है, हाँ पेरेंट्स हैं, उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि अभी रिसेंटली, मतलब देर आर वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम कोटा, फ्रॉम दराल ऑल्सो, पीपल आर डाइंग बाई सुसाइड, वेरी यंग लाइफ्स लॉस्ट। मतलब ऐसे पर्सनल लॉस फील होता है जब वो लोग, इतने छोटे छोटे बच्चे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ही वो शायद मेरे से बात करते तो मैं उनको बताता। ऐसा लगता है कि हमारे घरों में ऐसा हुआ है। मतलब वो लीडर थे ना फ्यूचर के, मतलब दे वर आवर फ्यूचर, हमारी कंट्री का वो फ्यूचर थे। तो अगर वो उस 5 मिनट के इम्पल्सिव रिएक्शन को रोक लेते, कि अपनी वो सुसाइड करने के इम्पल्स को रोक लेते, तो हो सकता है वो कल को आने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी, आने वाले लेवल पे, है ना, वो कुछ भी हो सकते थे। तो वो लीडर, वो हमें लीडरशिप प्रोवाइड करते, हो सकते हैं वो बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर बनते या स्किल्ड इंजीनियर बनते, कि दे वुड हैव क्रिएटेड मार्वल्स, बट जस्ट बिकॉज आप, ऑब्वियसली आई हैव ऑल द सिंपैथी एंड एम्पैथी विद देम। जो अपनी जान लेता है वो कोई अच्छे सर्कमस्टांसेस में नहीं होता है, मतलब अपने आप को मारना एक, मतलब वो उस लेवल तक पहुंच जाता है इंसान के वो, बट देन कम्स द रोल ऑफ सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम्स। तो पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों को, अब ज़माना बदल गया, इंटरनेट का ज़माना है, हम लोग हर चीज़, मतलब क्योंकि मैं 90s किड हूँ, तो हमने इंटरनेट के बिना वाला ज़माना भी देखा, इंटरनेट के बाद वाला ज़माना भी देखा। हमें पेरेंट्स से मार भी पड़ जाती थी, तो हम माइंड नहीं करते थे, क्योंकि अब थोड़े पैम्पर्ड जनरेशन है, तो दे गेट ऑफेंडेड वेरी इजीली।
तो मैं पेरेंट्स से यही बोलूँगा कि बी देयर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, और उनकी खुशी के आगे मुझे नहीं लगता कोई भी करियर है। एक मरा हुआ बच्चे का फ़ोटो देखने से बेटर है कि आप एक हंसते हुए फेलियर बच्चे को हर रोज़ ज़िंदा देखो अपने सामने, क्योंकि माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, और बच्चे पाल पोस के बड़े करना एक बहुत ही टफ जॉब है। तो मैं बच्चों से भी ये बोलूँगा कि अपनी मेंटल हेल्थ को कीप अ क्लोज वॉच। मैं हॉबीज़ डेवलप करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ, मैं ऑफ टाइम लेने के लिए इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि देर आर लिमिटेशंस टू ह्यूमंस। आप चाहे कितने मर्जी प्रोडिजी हैं, आप कितने भी जीनियस हैं, आपकी बॉडी गिव अप कर देगी। अगर आपका माइंड नहीं करेगा ना, एक दिन आपकी बॉडी गिव अप कर देगी। तो टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, और ये चीज़ें जो ड्रग्स एडिक्शंस, ये बिकॉज हाँ, इनसे बचना है। मतलब अगर आप इनमें चले गए तो यू आर डिस्ट्रॉयड, आज नहीं तो 6 साल बाद यू विल बी डेड। ये क्योंकि ये दीज आर लीथल। तो इसलिए मैं उनको ये बोलूँगा कि फोकस अपना रखें, अब एक एम चूज़ करें, उसके बारे में रिसर्च करें और उसी को अपनी जान लगाएं, उसी के पीछे अपनी जान लगाएं विद अ बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। अपने इमोशंस को वॉच करें और डेवलप अ गुड सपोर्ट सिस्टम। कम से कम 3-4 लोग अपनी लाइफ में ऐसे रखें जो आपको हमेशा सपोर्ट करें और मैक्सिमम एम्पैथी आपको दे सकें जब आपको ज़रूरत हो। दे आर अवेलेबल एट एनी टाइम। दिस विल बी मैसेज। ये हमारी तरफ से एक ब्यूटीफुल मैसेज विशाल की तरफ से है कि आप पेरेंट्स से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको हर वो चीज़ दे, सपोर्ट करें, जहाँ उनको सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट करें, जहाँ उनको ठीक रखने की ज़रूरत है, इमोशनली ठीक रखने की, या आपको साइकोलॉजिकली, हर वो चीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। और क्योंकि ये यूथ है, हमारा फ्यूचर है इंडिया का, तो इनका हमारा भी हक है कि इनका ख्याल रखें उसी तरीके से। और उसी तरीके से यूथ को हर वो चीज़ जो गलत है उनके लिए, वो चाहे ड्रग्स हो, वो चाहे गलत काम ऐसा कोई भी हो जो उनको डीरेल कर दे लाइफ में, वो ना करें। अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, अपनी हेल्थ को ख्याल रखें, स्लीपिंग साइकिल ठीक करें, खाने पीने का ठीक करें, एक्सरसाइज वगैरह करें। एट द सेम टाइम आप अपनी तैयारी भी साथ के साथ बैलेंस्ड अप्रोच में करते रहे। इसी के साथ थैंक यू सो मच विशाल फॉर कमिंग, एंड मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसी तरह का, ये पहला पॉडकास्ट मेरा ख्याल हमारा है जो स्टेट सर्विसेज एंड यूपीएससी क्वालिफाइड एक ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आप तक पहुँचाए, इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आप तक पहुँचाए, और हम वादा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम और बेहतर और इन्फॉर्मेटिव हम आपके पास पॉडकास्ट लेते आएंगे। हमें अगर आप लोग को अच्छा लगता है उसको सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू चाणक्य।